खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से 12 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद नैनीताल में 3 दिन यानी कि 10 से 13 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। नैनीताल डीएम ने आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात भी जिलाधिकारी ने कही है। वहीं उत्तरकाशी में भी कल यानी कि सोमवार को सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी ने जारी किए हैं। वहीं पहाड़ों में बारिश का दौर जारी है और पूरे प्रदेश में बारिश से 71 सड़कें अभी भी बंद हैं, जिन्हें खोलने का काम किया जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से 150 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं और नदियां उफान पर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी डीएम को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम धामी ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। हमारे यहाँ पर चूँकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अधिक वृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। रुड़की में बारिश आफत साबित हो रही है। भारी बारिश के बाद रुड़की शहर और देहात क्षेत्रों में कई जगहों पर जलभराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रामपुर चुंगी, ईदगाह चौक, विश्वकर्मा चौक के साथ सुनहरा इंडस्ट्री एरिया के साथ कई जगह सड़कों पर तालाब बन गए। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, भगवानपुर में भी जलभराव हुआ। रुड़की की ये तस्वीरें, लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कांवड़ियों को भी काफी परेशानी हुई है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद मोरी प्रखंड के गोयाल घाटी में बरसाती नाला उफान पर आ गया है, जिसकी वजह से हिताड़ी, जखोल और धारा के साथ पाव गांव समेत 22 गांव को जोड़ने वाली सड़क बंद हो गई है। जिले में लगातार बारिश से इस तरह के हालात बन गए। उत्तरकाशी मोरी प्रखंड के पंचगाई में पट्टी में सुपिन नदी लगातार उफान पर बह रही है। वहीं नदी के उफान पर आने की वजह से लकड़ी के पुल को खतरा है और आवाजाही बंद कर दी गई है। 5 गांवों को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल है जो उफनती नदी से खतरे की जद में आ गया है। डोईवाला में बहने वाली सुसवा नदी बारिश के चलते उफान पर है। देहरादून, मसूरी में होने वाली बारिश का प्रभाव नदी पर देखने को मिल रहा है। अगर लगातार इस तरह की बारिश होती रही तो आसपास के क्षेत्र के तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा सकता है। हालांकि प्रशासन इसको लेकर अलर्ट पर है। वहीं भारी बारिश की वजह से प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्टेट कंट्रोल रूम के जरिए सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। गौरी गंगा का वाटर लेवल 987 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि कोसी नदी भी बेताल घाट और नैनीताल में चेतावनी लेवल को पार कर चुकी है और नदी का जलस्तर 746.16 मीटर पर पहुंच चुका है। उत्तराखंड में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। हरिद्वार में बाणगंगा डेंजर लेवल को पार कर गई है, तो पिथौरागढ़ और गौरी गंगा, नैनीताल में कोसी नदी भी वार्निंग लेवल को पार कर चुकी है। लेकिन अगर बाढ़ की स्थिति बनी तो इससे डाउन स्ट्रीम में कहां तक नुकसान होगा, इसका ना तो कोई रिकॉर्ड है और ना ही कोई सिस्टम प्रशासन के पास है। इसको लेकर सरकार अब गंभीर हो गई है। देखिए हमारी रिपोर्ट।
उत्तराखंड में 2013 की जो बाढ़ आई उसने भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा नदी की डाउनस्ट्रीम में प्रलय ला दी थी। हम इस बात का अनुमान भी नहीं लगा पा रहे थे कि ये बाढ़ डाउनस्ट्रीम में कहां तक असर डालेगी। कितनी ऐसी आबादी और एरिया होगा जो इसकी चपेट में आ सकता है। उत्तराखंड में रामगंगा, महाकाली, गोमती, यमुना समेत दर्जनों नदियां हैं, जिनके तटों पर बड़ी आबादी बसती है। प्रशासन चेतावनी तो जारी करता है, लेकिन बाढ़ की सूरत में ये नहीं बताता क्षेत्रों में कहां तक ये कहर बरपा सकती है। कि फ्लड मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था है, यहाँ पे कितने फ्लड फोरकास्टिंग कहाँ किन किन स्थलों पर देते हैं और अगर वार्निंग लेवल पे जाता है, डेंजर लेवल पे हमारे नदियाँ पहुँचती है तो उससे कितने गांव जुड़ेंगे। तो उसमें हमने ये पाया कि इनके पास एक रफ तो करते हैं कि ये डेंजर लेवल पहुँच गया, लेकिन ये नहीं हमें पता चलता है ये डेंजर लेवल पहुँचा है जिसके कारण कितने गाँव, कौन कौन से हैबिटेशन हमारे डूब सकते हैं या उनके लिए समस्या हो सकती है। सेंट्रल वाटर कमीशन गढ़वाल में 4 जगह हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और अगस्त्य मुनि में बाढ़ का लेवल मॉनिटर करता है, जो खतरे के लेवल की सूचना भर देता है। कुमाऊं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। बनबसा बैराज की रिपोर्टिंग यूपी को दी जाती है। सरकार ने अब सिंचाई विभाग से लेकर सेंट्रल वाटर कमीशन को बुलाकर सभी नदियों की डिटेल रिपोर्ट और बाढ़ की दशा में डाउन स्ट्रीम में पड़ने वाले प्रभाव की आकलन की रिपोर्ट मांगी है। कुमाऊं में यहाँ सिर्फ गढ़वाल में 4 इनके सेंटर है जहाँ से ये फ्लड फोरकास्टिंग का सूचना देते हैं हमें, लेकिन वो भी कंप्लीट नहीं है क्योंकि वो कौन कौन से गांव में समस्या होगी वो नहीं बताते हैं। कुमाऊं में एक भी जगह का फ्लड फोरकास्टिंग नहीं है और वो वहाँ के जो ऑफिस है वो लखनऊ रिपोर्ट करते हैं क्योंकि वो नदी लखनऊ की तरफ से गुजरती है, इसलिए वो लखनऊ रिपोर्ट करते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था करी है कि एक नोडल ऑफिसर है जो हमें सूचनाएं कुमाऊं के संबंध में यहाँ दे। करीब 23 साल बाद इस दिशा में पहल हुई है। सरकार ने नदियों पर बांधों का संचालन कर रही कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय की है। नदियों में बाढ़ की दशा में नुकसान कम से कम हो, इसके लिए गंगा बेसिन में वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल वाटर कमीशन के सहयोग से अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम भी लगाने की तैयारी की जा रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। गंगोत्री हाईवे बंदरकोट के पास बंद हो गया है, जिससे बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री और स्थानीय लोग मार्ग में फंसे हैं। हालांकि प्रशासन ने लगातार बारिश को देखते हुए रूट धनारी देवीदार से डायवर्ट कर दिया है। वहीं लगातार बारिश की वजह से जिला प्रशासन ने भी रात्रि यात्रा पर वहां पर रोक लगा दी है और हर परिस्थिति पर प्रशासन वहां पर नजर बनाए हुए है। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के चलते जो गंगोत्री हाईवे है बंदरकोट से पहले बंद हो गया है। हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह से पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते जो मार्ग है कैसे बंद है। इसमें जो जीसीबी मशीन है वो खोलने की कोशिश कर रही है, पर आप देख सकते हैं पहाड़ी से लगातार रुक रुक के पत्थर गिर रहे हैं और यहाँ पे बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जो स्थानीय लोग हैं और जो यात्री है वो फंसे हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं? गढ़गंगा से। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पर गिर रहा है पहाड़ी है बारिश से। कितनी देर से फंसे हो? अभी 2-2.5 घंटे हो लिया है। पहले गिरा था तो रुक गया, हटा दिया था, फिर दोबारा गिरना चालू हो गया है तो हम पीछे रुक गए थे। फिर और क्या परेशानी हो रही है? परेशानी सब परेशान है। पहाड़ गिर रहा है, ये जनता परेशान है और जेसीबी आई है, अब ये निकालेगी, रास्ता थोड़ा साफ करने को लगी हुई है। फिर अभी पत्थर बराबर गिर रहे हैं अभी वैसे। बिल्कुल, हम एक बार फिर दिखाएंगे आपको, तस्वीरें दिखा सकते हैं किस तरह से जीसीबी जो मशीन है वो मार्ग खोलने की कोशिश कर रही है, पर पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिसके कारण जो मार्ग है वो खुल नहीं पा रहा है। लंबे समय से जो कांवड़िया है, जो यात्री है, जो स्थानीय लोग हैं वो मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं, पर लगातार पहाड़ी से हो रहा भूस्खलन के कारण मार्ग नहीं खुल पा रहा है। बलवीर परमार, न्यूज 18, बंदरकोट, उत्तरकाशी। और टिहरी में भी बारिश मुसीबत बरपा रखी है। भारी बारिश के चलते चंबा मसूरी रोड बंद हो गया है और कद्दू खाल के पास पहाड़ी से भारी मलबा आने से सड़क बंद हो गई है। वहीं प्रशासन टीम सड़क खोलने में लगातार जुटी हुई है। टिहरी में NH94 बारिश के चलते लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बारिश के चलते नरेंद्र नगर के पास बने स्लाइडिंग जोन से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, इससे कई बार हादसे हो चुके हैं। वहीं डीएम के निर्देश के बावजूद कार्यदायी संस्था द्वारा ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं किया गया और खाड़ी
बेमुंडा और नागणी के पास बने नए स्लाइडिंग जोन से हाईवे बाधित हो रहा है और लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं मामले में जिलाधिकारी का कहना है कि NH 94 और 58 दोनों जगहों पर बने स्लाइडिंग जोन पर मशीनें तैनात की गई हैं ताकि मलबा आने पर उसे जल्द ही हटा दिया जाए। देखिए NH में दोनों NH 94 हो या 58 हो और अन्य जो हमारे आंतरिक मार्ग भी हैं, वहाँ पर कई ऐसे स्लाइड जोन्स हैं जो क्रोनिक हैं, हर बार बारिश में जो एक्टिव हो जाते हैं। और काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट मार्ग भी NH 94, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने मशीन तैनाती कर रखी है। लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम करने का प्रयास कर रहे हैं। बारिश से नैनीताल हल्द्वानी रोड बंद हो गया है और एरीज बैंड के पास पेड़ गिरने से रोड बंद हो गया है, जिसकी वजह से कई घंटों तक आवाजाही ठप भी रही है। वहीं सूचना पर पहुंची प्रशासन की टीम ने पेड़ को सड़क से हटाया है, तब यात्रियों ने राहत की सांस ली है। चमोली में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़कों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। 2 दर्जन से अधिक सड़कें मलबा आने से बंद हैं। वहीं सड़कों पर गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। यही नहीं, नेशनल हाईवे पर जगह जगह गड्ढे होने से आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ से टनकपुर तक का हाईवे फिलहाल खुला हुआ है और 2 जिलों की लाइफलाइन कहे जाने वाला NH 9 जगह जगह मलबा आने से 8 घंटे से अधिक बंद रहा। हाईवे खुलने से सैकड़ों यात्रियों को काफी दिक्कतें हुई हैं। NH को स्वाला के पास मलबा हटाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। असल में स्वाला में हाईवे के बीचों बीच एक टैंकर मलबे में फंस गया था, जिसे मलबे से निकालने में खासा वक्त लगा। उत्तरकाशी में सुनगर के पास बंद हुए गंगोत्री हाईवे को खोल दिया गया है। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन की टीम ने हाईवे को खोला है। पहाड़ी से मलबा आने की वजह से हाईवे बंद हो गया था। वहीं हाईवे खुलने के बाद कांवड़ यात्रियों ने राहत की सांस ली है। टिहरी में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में अभी भी 3 लोग लापता हैं। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी में बहाव तेज हो गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू अभियान रोका गया। आपको बता दें कि दोपहर के वक्त ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर सड़क हादसा हुआ था, जहां बेकाबू मैक्स गाड़ी गंगा नदी में गिर गई थी, जिसके बाद SDRF ने 3 शवों को बाहर निकाला और लापता 3 लोगों की तलाश शुरू की थी। काशीपुर के मिसरवाला में एक मकान भरभरा कर गिर गया, जिसमें एक दंपत्ति की मौत हो गई जबकि एक युवती घायल हो गई। बताया जा रहा है कि कई दिनों से हो रही बारिश के चलते यह मकान कल रात 2 बजे गिर गया, जिसमें नासिर और उसकी पत्नी की मौत हो गई जबकि उनकी 18 साल की पोती घायल हो गई। अल्मोड़ा में मूसलाधार बारिश जारी है, जिससे कि आधा दर्जन से भी अधिक ग्रामीण सड़कें बंद है। वहीं जागेश्वर धाम के जूनियर हाई स्कूल में बिल्डिंग में दरारें आ गई हैं, जिसके बाद बच्चों को कल ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। कुल 17 साल पहले बनाया गया था ये स्कूल। वर्तमान में स्कूल में करीब 64 बच्चे हैं। प्राचार्य का कहना है कि जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग धराशायी होने के कगार पर पहुंच गई है। खतरे को देखते हुए सभी बच्चों को हाई स्कूल के भवन के 2 कमरों में शिफ्ट किया गया है। सारे भवन में जो जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग है, इसमें दरारें आई हुई हैं। अब हमने पहले बीच में तो SMC ने कहा था कि जब मौसम ठीक था तो इसमें बच्चे बैठा लीजिए, क्योंकि 5 क्लास है और हमारे पास कमरे हैं 3। तो फिर SMC ने कहा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई इस बार, तो SMC ने कहा कि इसको शिफ्ट कर दीजिए बच्चों को। तो हमने 3-4 दिन से कमरे बंद कर दिए हैं। बाकी आपने कमरे के हालात अभी देख ही लिए, फ़ोटो खींची ली है। अब हमारे साथ समस्या ये आ रही है कि 2 क्लासों को हमें एक साथ बैठाना पड़ रहा है।
हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर पुलिस ने डूब रहे कांवड़िए की जान बचाई। हरियाणा से अपने दोस्तों के साथ आया कांवड़िया शिवम नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गया था। लोगों के शोर मचाने पर वहां ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ के जवान ने पानी में छलांग लगाई और गंगा में बह रहे कांवड़िए का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला। आपको बता दें कि हरिद्वार में पहुंच रहे कुछ कांवड़िया लापरवाही के चलते गहरे पानी में उतरकर जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जल पुलिस और एसडीआरएफ अब तक 20 से ज्यादा कांवड़ियों का रेस्क्यू कर चुकी है। हरिद्वार में गुलदार का आतंक थम नहीं रहा है। BHEL के सेक्टर 5 स्थित एक घर में गुलदार ने पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया और उसे मुंह में दबा कर ले गया। गुलदार का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें गुलदार घर के गेट को फांद कर कुत्ते को मुंह में दबा कर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। BHEL क्षेत्र राजाजी टाइगर रिजर्व और फॉरेस्ट रेंज से सटा हुआ है। यहाँ अक्सर जंगली जानवरों की चलकदमी बनी रहती है। घर में घुसकर कुत्ते का शिकार करने की घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उत्तरकाशी के दोड़ी गांव में एक महिला गाय चराने के दौरान फिसल गई, जिससे महिला की टांग फ्रैक्चर हो गई। गांव में रोड की सुविधा न होने से ग्रामीणों ने डंडी कंडी पर उठाकर महिला को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इसका वीडियो अभी सामने आया है। ग्रामीणों ने 5 किलोमीटर सफर तय कर महिला को अस्पताल पहुंचाया। गांव में आज भी सड़क न होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी विपक्ष को चौतरफा घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और इस रणनीति का हिस्सा है मोदी मित्र अभियान, जिसका फोकस है मुस्लिम वोटर्स। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे वो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी कर सकेगी। लव जिहाद, मजार जिहाद के बाद अब अलग थलग पड़े मुसलमानों को जोड़ने के लिए बीजेपी मोदी मित्र बनाने जा रही है। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि उनकी चुनावी वैतरणी मोदी के नाम पर पार होगी, इसलिए मोदी मित्र कॉन्सेप्ट लाया गया है। 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा पर 5 मोदी मित्र बनाने जा रही है। मोदी समर्थकों में जो सबसे बेस्ट होगा वो मोदी मित्र बन जाएगा। अल्पसंख्यक समुदाय के हमारे मुस्लिम भाई हैं और वो मोदी जी की उपलब्धियों से, मोदी जी के कार्यों से सहमत हैं, उनके प्रशंसक हैं मोदी जी के। ऐसे लोगों को मोदी मित्र बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और एक लोकसभा में 5000 मोदी मित्र बनाने का हमारा लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस कहती है कि पूरी तरह से ड्रामा है, ये करना क्या चाहते हैं समझ नहीं आता। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और ड्रामा पार्टी में तो ड्रामा डिवीजन ही कहता हूं इसको। बीजेपी का जो एक्चुअल नाम है वो ड्रामा डिवीजन होना चाहिए। ये चाहते क्या है ये समझ में नहीं आता। एक तरफ एक सेट नैरेटिव तय करते हैं पूरे देश में। यूपी के चुनाव से पहले क्या हुआ सबको पता है। राष्ट्र के जो हमारे एमपी के चुनाव थे उससे पहले पुलवामा इत्यादि घटनाएं सबको पता है। और अब ये एक नया ट्रेंड जो आया है मोदी मित्र के रूप में। यानी लव जिहाद, मजार जिहाद के बाद भी जो मुस्लिम वोट बैंक छिटकने का डर था वो अब मोदी मित्र के सहारे दूर करने की प्लानिंग है, ताकि कांग्रेस उन्हें इन कैश ना पाए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने कसरत शुरू कर दी है। संभावित प्रत्याशियों ने गांव-गांव का रुख करना भी शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सितंबर तक बागेश्वर में उपचुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद से सीट खाली चल रही है। फिलहाल उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस सक्रिय हो गए हैं। अन्य राजनीतिक दलों की भी आवाजाही बढ़नी शुरू हो गई है। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी बागेश्वर से चंदन रामदास के परिवार से ही किसी को टिकट दे सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर चुनाव के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। बागेश्वर का चुनाव जैसे उसकी घोषणा होगी, हमारे जो बूथ लेवल से कार्यकर्ता और विधानसभा के कार्यकर्ता सक्रियता से अपना काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये चुनाव जब भी घोषणा होगी, इस चुनाव को फतेह करना
भारतीय जनता पार्टी का ये एक लक्ष्य भी है और इसको हम जीतेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को आम व्यक्ति समझ रहा है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल समीकरण साधने में लगे हैं। बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है तो कांग्रेस भी धीरे धीरे जनसंपर्क में सक्रिय हो रही है। इसी के साथ कांग्रेस से टिकट देने को लेकर रंजीत दास और भैरवनाथ टमटा के नाम की भी चर्चा हो रही है, लेकिन पार्टी अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है। पार्टी स्तर की बातें हैं, इनको मैं मीडिया में नहीं कह सकता। हमारी अपनी पूरी तैयारियां हैं, बूथ लेवल से लेके हमारे अपने जो पार्टी के कैंडिडेट होंगे उसके लिए भी शीर्ष नेतृत्व से 2 बार की बातचीत हो चुकी है और जल्दी इसमें हम लोग निर्णय करके आगे बढ़ेंगे। सितंबर में बागेश्वर उपचुनाव होने की पूरी संभावना है। ऐसे में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से विशाल गर्ग की रिपोर्ट। लेखक संगीतकार के साथ साथ उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री प्रसून जोशी रविवार को देहरादून में संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित निनाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। अल्मोड़ा में जन्मे प्रसून जोशी ने उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और धरोहर को बचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम करवाने जरूरी बताए हैं। कार्यक्रम में उत्तराखंड के उन लोगों के भी सेशंस हो रहे हैं जो कि देश विदेश में उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत के लिए काम कर रहे हैं। प्रसून जोशी ने अपने बचपन में बिताए हुए दिनों को याद करते हुए कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि वो अपने गीतों के माध्यम से उत्तराखंड की बोली, भाषा और संस्कृति की छाप दिखाए। उन्होंने कहा उत्तराखंड में काफी टैलेंट है जो इस तरह के कार्यक्रमों से और निखरेगा। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।